Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about road safety in India. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. करंट न्यूज सबसे पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोड सेफ्टी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है एमिंग टू एंड रोड ट्रैफिक क्रैशेस। यूएन जनरल असेंबली के इस डिक्लेरेशन में रोड ट्रैफिक रिलेटेड जो क्रैशेस हैं और उनके कारण होने वाली जो फैटेलिटीज हैं उसको साइलेंट पैंडेमिक कहा गया है। इसमें भी कई सारे लोगों की डेथ होती है बट इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, इसी कारण से इसको कहा गया है साइलेंट पैंडेमिक। इस डिक्लेरेशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कुछ टारगेट रखे गए विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड डेथ्स। तो टारगेट ये है दैट ट्रैफिक रिलेटेड डेथ्स एंड इंजरीज को 50% तक रिड्यूस कर देना है बाई 2030। देखिए ये जो टारगेट है ये एचडीजी का हिस्सा पहले से है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है साल 2015 में अडॉप्ट किया गया यूएनडीपी प्लेटफॉर्म पे। उसमें 17 गोल्स हैं, उसमें जो थर्ड गोल है वो है अबाउट गुड हेल्थ। अलग अलग गोल के अंदर अलग अलग टारगेट्स भी हैं। 17 गोल हैं लेकिन टोटल 169 टारगेट्स हैं। तो अलग अलग गोल्स के अंदर देयर आर मेनी टारगेट्स एज वेल एसोसिएटेड टू दोज गोल्स। तो एचडीजी नंबर 3 के अंतर्गत टारगेट है 3.6 which says that there should be aim to halve the number of global deaths and injuries from road traffic crashes। तो 2015 में जो भी रोड ट्रैफिक क्रैशेस के कारण डेथ होती थी उनको रिड्यूस करना है टू हाफ बाय 2030। ये ऑलरेडी एचडीजी टारगेट 3.6 है, उसी को रीअफर्म किया गया है इन दिस करेंट डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। साथ ही साथ इस डिक्लेरेशन में कहा गया है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के दे विल इंटीग्रेट रोड सेफ्टी विद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग करते वक्त कि कहाँ किस तरीके का ट्रैफिक होगा, कहाँ से मेट्रो बनेगी, ये तमाम जब प्लानिंग चल रही होगी तो उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए रोड सेफ्टी। साथ ही साथ एवरी मेंबर कंट्री शुड ऑल्सो अडॉप्ट नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रैटेजी इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ताकि रोड क्रैशेज रिलेटेड फैटेलिटीज कम हों। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करें फॉर रिडक्शन ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड इंक्रीजिंग रोड सेफ्टी, तो 3 मुख्य इनिशिएटिव्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2021 to 2030 as decade of action for road safety. Brasilia Declaration was adopted in association with WHO and Government of Brazil on road safety in 2015. And अभी फिर मैंने आपको बताया HDG target 3.6 talks about road safety and it has affirmed a target of reducing road related crashes and accidents to half. और अब एकदम रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया है एंड हैज कॉल्ड रोड रिलेटेड एक्सीडेंट्स साइलेंट पैंडेमिक। तो ये सब कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं टॉकिंग अबाउट द इश्यूज एसोसिएटेड विथ रोड क्रैशेस एंड फैटेलिटीज। भारत के अंदर अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के, तो आज पर एन एस्टीमेट ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया लूजेज मोर देन 5% ऑफ इट्स जीडीपी ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। क्योंकि रोड एक्सीडेंट से 2 चीज़ें होती हैं, ट्रैफिक स्लो होता है, दूसरा कई सारे लोग जो अपने प्रोडक्टिव एज में हैं उनकी डेथ हो जाती है। वर्ल्ड बैंक की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% ऑफ दोज हु आर आइदर अफेक्टेड, इंजर्ड हो जाते हैं सीवियरली या किल्ड आर ऑफ प्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होता है। तो इकोनॉमी पे उसका एस्टिमेशन रखा गया है लगभग 5% के आसपास वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से, कि रोड रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनमें जो इंजरीज होती हैं उस कारण से इकोनॉमी पे 5% तक का नुकसान पहुंचता है। इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के ये भी कहा गया है कि इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्संस किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, जबकि इंडिया के
अंदर ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड व्हीकल्स आर देयर, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स आर हाईएस्ट। अगर रोड एक्सीडेंट रिलेटेड कुछ डेटा देखें, जैसे आपको मैंने क्लास में भी कई दफ़ा कहा है कि किसी भी आंसर में, खासकर GS 2 या 3 के आंसर में, यू कैन स्टार्ट विथ अ डेटा, रिलेवेंट डेटा। तो रोड एक्सीडेंट रिलेटेड अगर इकोनॉमी सेगमेंट में प्रश्न है GS पेपर 3 में, तो आप इस डेटा के साथ शुरू कर सकते हैं कि 5% ऑफ GDP इज इम्पैक्टेड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट एज पर ए रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। अगर GS पेपर 2 में गवर्नेंस रिलेटेड प्रश्न है तो वहां पे आप ये पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ शुरू कर सकते हैं कि अबाउट 1.8 लाख डेथ्स आर रिकॉर्डेड पर ईयर इन इंडिया। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 500 deaths per day happen, more than 500 deaths per day happen due to road accident. नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो असम रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड रिलेटेड एक्सीडेंट्स इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लक्षद्वीप लेकिन इस केस में, इस मामले में काफी उसका एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। नो फैटेलिटीज, नो रोड फैटेलिटीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन लक्षद्वीप फॉर 2 consecutive years। अब रोड एक्सीडेंट्स के पीछे कुछ जनरल कारण वैसे हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉजेज बिहाइंड रोड एक्सीडेंट: ओवर स्पीडिंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग जैसे कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ईटिंग या ड्रंक ड्राइविंग, पुअर रोड्स, कभी कभार रोड्स ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, कभी कभार रोड में गड्ढे होते हैं जो दूर से दिखते नहीं हैं, इन सब के कारण भी एक्सीडेंट्स होते हैं। नॉन कॉम्प्लायंस विद ट्रैफिक रूल्स, नॉन यूज ऑफ सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स एंड ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल्स, ये सब कुछ मुख्य कारण हैं जिस कारण से रोड एक्सीडेंट्स एंड रिलेटेड फैटेलिटीज बढ़ती हैं। अब भारत के अंदर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड एक्सीडेंट्स को कर्ब करने के लिए? कैरेज बाय रोड एक्ट 2007, इट रेगुलेट्स कॉमन कैरियर। अब सड़कों पे कितना सामान ढोया जा सकता है कैरियर्स के अंदर, जो भी ट्रक्स वगैरह होते हैं उनको लेकर के काफ़ी रेगुलेशंस की, कितना सामान वो कैरी कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी आप उसको लोड करना है, वो सब कुछ कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 के अंतर्गत रेगुलेट किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, इस कानून के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जो इंश्योर कराता है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ताकि वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट जैसे चीज़ें ना हो, रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे ना हो जिस कारण से एक्सीडेंट हो। तो ये सब बातें हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 में। PM राहत स्कीम, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। इस स्कीम का लक्ष्य है कि नो रोड एक्सीडेंट विक्टिम इज डिनाइड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, स्पेशली ड्यूरिंग गोल्डन आवर। किसी भी एक्सीडेंट के बाद लगभग कुछ घंटे जो होते हैं, 3-4 घंटे, वो गोल्डन आवर कहे जाते हैं। उस समय अगर जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो विक्टिम को दे दी जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो गोल्डन आवर के दौरान फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण इलाज ना रोका जाए, इसके लिए लाया गया है PM राहत स्कीम, जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख रुपीस तक करना है बाय द नियर बाय हॉस्पिटल्स फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। उसको बाद में भारत सरकार उस हॉस्पिटल को कंपनसेट करेगी विथ हेल्प ऑफ ए फंड जो अलग से बनाया गया इस PM राहत स्कीम के अंतर्गत। उस फंड का नाम है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। PM राहत स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उसके अलावा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, जिसमें अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पे फाइन्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया गया है। 5,000, 15,000 इस तरह के फाइन्स लगते हैं ऑन वायलेशंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स। गुड समैरिटन्स होते क्या हैं? गुड समैरिटन्स आर दोज पीपल हु हेल्प दोज पीपल हु आर इन डिस्ट्रेस या हु आर विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, जो इंजर्ड हैं, जिनको जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि गोल्डन आवर में उनका इलाज हो जाए, ऐसे लोगों को कहा जाता है गुड समैरिटन्स। गुड समैरिटन्स का पहले होता क्या था कि वो हॉस्पिटल पहुंचाते थे विक्टिम्स को, बाद में पुलिस उन्हीं से बहुत ज़्यादा पूछताछ करने लगती थी, उनको हरास करने लगती थी। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेव लाइफ केस में भारत सरकार को कि आप ऐसा कानून बनाएं जिसमें ये गुड समैरिटन्स को अननेसेसरीली हरास ना किया जाए। फिर भारत सरकार ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो लाया, उसमें
पेनाल्टीज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने के अलावा उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स के भी प्रोविजंस डाल दिए। अब इसके अंतर्गत क्या है कि नो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी विल बी इम्पोज्ड ऑन पीपल हेल्पिंग एक्सीडेंट विक्टिम्स। गुड समारिटन्स कैन नॉट बी फोर्स टू रिवील देयर आइडेंटिटी और बिकम विटनेस। उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि यार तुमने बताओ किसको देखा है एक्सीडेंट करते हुए, कहाँ भागा, गाड़ी का नंबर देखा कि नहीं। उनको बेवजह का आप हरास नहीं कर सकते। अनलेस दे चूज वॉलेंटरीली टू बी विटनेस, दे कैन नॉट बी आस्क्ड टू बिकम विटनेस। उसके अलावा अगर वो विटनेस बनना भी चाहते हैं तो भी उनको बार बार कोर्ट में नहीं बुलाना है फॉर टेस्टिमनी। वो चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अपना विटनेस दे सकते हैं। नो हरासमेंट बाय पुलिस और हॉस्पिटल शुड बी डन टू द गुड समैरिटन्स। इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और बाद में भारत सरकार ने इसको कानून का रूप दे दिया, गुड समैरिटन प्रोटेक्शन अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो गुड समैरिटन वाली बात है, ये एथिक्स पेपर में भी खूब काम आएगी। केस स्टडीज वगैरह भी ऐसे आ जाते हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आप क्या करेंगे, इस तरह की बातों में आप पीएम राहत स्कीम एंड गुड समैरिटन प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रोड ट्रैफिक क्राइसिस हैव इमर्ज्ड एज साइलेंट पैंडेमिक, उसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। Next topic is about OECD's crypto asset reporting framework. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं क्रिप्टो एसेट्स। क्रिप्टो एसेट्स आर दोज डिजिटल एसेट्स दैट आर सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। मतलब स्पेशल टेक्नोलॉजी जिनकी मदद से उनकी कॉपिंग पॉसिबल नहीं है, उनका आप कह सकते हैं फेक वर्जन नहीं बनाया जा सकता। दे आर प्रोटेक्टेड विथ हेल्प ऑफ क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। तो इसी सेंस में उसको कहा जाता है दे कैन नॉट बी काउंटर फीटेड। तो क्रिप्टो एसेट्स, डिजिटल एसेट्स, दे आर सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी विच प्रिवेंट्स देयर काउंटर फीटिंग। उसका दूसरा फेक वर्जन प्रिवेंट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी। एंड देन they are recorded and transferred electronically with help of blockchain technology या similar distributed ledger technology। blockchain technology हमने कुछ ही दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा। तमाम जो क्रिप्टो असेट्स हैं जैसे कि बिटकॉइन एंड ऑल, उनका हिसाब किताब कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं रखता, कोई एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं रखती। जैसे रुपए का हिसाब किताब एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी रखती है, वो है आरबीआई। वैसे ही अलग अलग देशों की जो करेंसी का हिसाब किताब है वहाँ की सेंट्रल बैंक रखती है। लेकिन ये जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन एंड ऑल, इनका ओवरऑल जो लेजर है यानी कि हिसाब किताब सरल भाषा में कहें, वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से रखा जाता है विथ हेल्प ऑफ ए टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। तो क्रिप्टो एसेट्स आर डिजिटल एसेट्स प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफी and they are recorded and transferred electronically with help of blockchain technology or similar distributed ledger technologies। क्रिप्टो असेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, एथर, सम स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स आर दोज डिजिटल करेंसीज दैट आर लिंक्ड विथ देयर वैल्यूज लिंक्ड विथ एनी सोवरेन करेंसी। जैसे स्टेबल कॉइन का एक एग्जांपल हो सकता है यूएसडीसी लिंक्ड विथ यूएस डॉलर, तो उसकी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होती। इन दैट सेंस दे आर नोन एज स्टेबल कॉइन। देन वी हैव नॉन फंजिबल टोकन्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। नॉन फंजिबल टोकन्स को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन समझ लीजिए। टोकनाइजेशन इज अ डिजिटल मेथड जिसकी मदद से रियल वर्ल्ड या डिजिटल एसेट्स के लिए उनके ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिजिटल टोकन क्रिएट किया जा सकता है with help of blockchain टेक्नोलॉजी या सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि किसी बैंक के लॉकर में या सेफ में 1 किलोग्राम गोल्ड रखा गया, यानी कि 1000 ग्राम गोल्ड रखा गया, और बैंक ने उस 1000 ग्राम गोल्ड के बदले में 1000 टोकन्स रिलीज किए, डिजिटल टोकन्स रिलीज किए। तो जिसने भी गोल्ड रखा 1000 ग्राम गोल्ड, उसके बदले में उसको 1000 डिजिटल टोकन्स दिए बैंक ने।
अब वो इंसान चाहे तो उसमें से 50 डिजिटल टोकन किसी और को बेच सकता है। तो इससे क्या है कि उसने इस 1000 ग्राम गोल्ड में से 50 ग्राम गोल्ड की ओनरशिप किसी और को बेच दी। तो इस तरीके से डिजिटल टोकन्स आर यूज्ड टू indicate ownership of some physical या digital property, and they can also be used for transferring the property from one person to another. तो इस तरह के जो डिजिटल टोकन्स होते हैं वो भी किसी न किसी फिजिकल या डिजिटल एसेट्स का ओनरशिप इंडिकेट करता है, एंड दीज डिजिटल टोकन्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। अब देखिए, क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल रिसेंट टाइम में बहुत बढ़ रहा है, और क्रिप्टो एसेट्स को कोई एक अथॉरिटी, कोई एक सेंट्रल बैंक तो रेगुलेट करता नहीं है। इस कारण से क्रिप्टो एसेट्स का ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के क्रॉस बहुत ज़्यादा होता है, एंड टैक्स अथॉरिटीज़ को पता कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ उनके जुरिडिक्शन में विथ हेल्प ऑफ क्रिप्टो एसेट। जैसे आपने रुपए कमाए, उन रुपए को आपने समहाउ कन्वर्ट कर दिया इन सम क्रिप्टो असेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन या टोकन्स। तो बहुत बार टैक्स अथॉरिटीज पता नहीं कर पाती हैं कि आपने रुपए जो कमाए, इनकम जो थी आपकी, उस पे आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा, क्योंकि वो बैंक आने नहीं देते, आप बैंक अकाउंट में आने नहीं देते, उसके पहले आप उसको किसी क्रिप्टो असेट्स में कन्वर्ट कर देते, फिर उसकी मदद से कहीं फॉरेन कंट्री में कोई दूसरा असेट खरीद लेते हैं आप, फिजिकल असेट। तो पॉइंट ये है कि विथ रैपिड ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो असेट्स देयर हैज बीन चैलेंजेस फॉर टैक्स अथॉरिटीज, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स होते थे उसका तो पूरा हिसाब किताब टैक्स अथॉरिटीज को हो जाता था, बिकॉज दोज ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक्स। उसमें भी लोग जो टैक्स इवेजन करने के लिए कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, बट अगर बैंक्स के थ्रू हुआ तो सेंट्रल अथॉरिटीज को, सरकारों को पता लग जाता था, उस पर फिर टैक्स क्लेम वो करते थे। लेकिन क्रिप्टो एसेट्स आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बॉर्डर विथ रिलेटिवली मोर ईज, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो टैक्सेबल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, और उसको लेकर के फिर बहुत सारा टैक्स इवेजन होता है। तो इस तरह के टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए ओईसीडी ग्रुप ने, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के 38 कंट्रीज मेंबर हैं। जनरली दुनिया के हाई इनकम कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोपियन देश, ये सब मेंबर हैं। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ ओईसीडी। तो ओईसीडी ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया था 2022 में, जिसका नाम था क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें बात कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि व्हाट अप्रोच शुड बी फॉलोड बाय कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इश्यूज ऑफ टैक्स इवेजन एसोसिएटेड विद क्रिप्टो असेट्स। तो ओईसीडी का जो फ्रेमवर्क था जो 2022 में रिलीज हुआ, उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। अब भारत के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, it has operationalized adoption of OECD's crypto asset reporting framework, which will enable automatic exchange of crypto related tax information with participating jurisdictions। तो बाकी जो देश जहां जहां पे भी OECD का ये क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, उन देशों के साथ अब भारत सरकार इंफॉर्मेशन शेयर करेगी अगर भारत के अंदर क्रिप्टो असेट्स में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो। लाइकवाइज अगर दूसरे देशों में कोई क्रिप्टो एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है जिसका सोर्स ऑफ इनकम भारत से आया है, तो वो देश भारत के साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। पॉइंट ये है कि ओईसीडी फ्रेमवर्क निकाला ओईसीडी कंट्रीज ने और जिसका मेंबर भारत नहीं है, लेकिन इट कैन बी अडॉप्टेड बाय नॉन ओईसीडी कंट्रीज एज वेल, एंड इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड दिस ओईसीडी फ्रेमवर्क विच विल हेल्प इंडिया टू कोऑर्डिनेट विद अदर कंट्रीज of the world who have adopted this crypto asset reporting framework, जिससे क्या है, म्यूचुअल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और इससे टैक्स इवेजन एसोसिएटेड विद क्रिप्टो असेट्स कैन बी प्रिवेंटेड। इस टॉपिक की मदद से ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्रिप्टो असेट्स होते क्या हैं, उनके ऊपर क्या फाइनेंशियल रेगुलेशंस लगाए गए हैं, उन सबसे रिलेटेड ये प्रश्न है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। हेपेटाइटिस की बात करें तो इट रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस अलग अलग तरीके के होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वायरस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
इसको हम लोग हेप्टाट्रॉपिक फीवर भी कहते हैं, विच हैपेंस ड्यू टू हेप्टाट्रॉपिक वायरसेस। अब हेप्टाट्रॉपिक वायरसेस यानी कि हेपेटाइटिस करने वाले जो वायरस हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, A, B, C, D एंड E। ए एंड ई हेपेटाइटिस वायरस जो हैं, दे आर कॉज ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड, और उस कारण से जो इन्फेक्शन होता है उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस ए एंड ई। हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ ब्लड ऑफ समवन हु ऑलरेडी हैज दिस डिजीज। तो ए एंड ई कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण, बी, सी, डी जो है कोई दूसरा इंसान जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उससे हमें फैलता है, उसके बॉडी फ्लूइड से हमें फैलता है, ब्लड से हमें फैलता है। वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी इज पॉसिबल। हेपेटाइटिस ए एंड ई आर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, मतलब वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं कुछ दिनों में अगर इंसान प्रॉपर केयर ले और प्रॉपर रेस्ट ले तो। हेपेटाइटिस बी एंड सी का इफेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल है। तो ये सब कुछ बातें आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सबसे बेसिक बात ध्यान रखिए कि एक वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होता है, 5 टाइप के वायरस हैं और 5 तरीके के फिर हेपेटाइटिस होते हैं। ए एंड ई बिकॉज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, वो अपने आप खत्म भी हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग है अगर प्रॉपर केयर किया जाए तो। बी, सी एंड डी स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन्स ब्लड या बॉडी फ्लूइड। ए एंड बी का वैक्सीन अवेलेबल है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। साइट्स एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कल हमने सारनाथ के बारे में देखा था कि सारनाथ हैज बीन एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कुछ और साइट्स वर्ल्ड वाइड ऐड किए गए हैं इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 4 और इंपॉर्टेंट साइट्स को ऐड किया है। पहला है फ्रांस डी डे लैंडिंग बीचेस। तो फ्रांस के अंदर एक नॉर्मैंडी कोस्ट है, वहां पे अलाइड फोर्सेस ने 1944 में 6 जून को लैंड किया था। अलाइड फोर्सेस मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के फोर्सेस, दे हैड लैंडेड ऑन 6 जून 1944। इस दिन को डी डे कहा जाता है इन वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म हो गया विद डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान। तो वो जो नॉर्मैंडी कोस्ट है जहां पे अलाइड फोर्सेस हैड लैंडेड ऑन डी डे, दैट नाउ कोस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज। वहां पे टोटल 5 बीचेज हैं, सबको कलेक्टिवली उस कोस्ट के 5 बीचेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। ग्रीस का माउंट ओलंपस, इट इज हाईएस्ट पीक इन ग्रीस। ग्रीक माइथोलॉजी में इसका काफी सिग्निफिकेंस है। रिगार्डेड एज थ्रोन ऑफ ज्यूस, इट हैज रिच बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो एंड दैट इज वाई इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्चरल एज वेल एज नेचुरल। माउंट ओलंपस से ही ओलंपिक गेम्स का नाम डिराइव किया गया है। उसके अलावा एंशिएंट जापानीज कैपिटल आसुका एंड फुजीवारा ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड इनटू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एंड साउथ सुडान का बोमा बाडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप, it is landscape, this landscape is important for conservation of migratory wildlife and biodiversity, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये एक नेचुरल हेरिटेज लिस्ट है और ये साउथ सुडान का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बोमा बाडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप। ये मैच द फॉलोइंग टाइप प्रश्न है विद रिस्पेक्ट टू डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Which of the following is not an ancient name of Sarnath? Answer is Jitavan. यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लुम्बिनी इज बर्थ प्लेस, बोध गया जहाँ बुद्ध को निर्वाण मिला था, कुशीनगर महापरिनिर्वाण डेथ ऑफ बुद्ध, एंड सारनाथ फर्स्ट सरमन। इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है? बगलिहार डैम ऑन चेनाब रिवर। यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत है। द ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी वाज नॉट ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। जबकि तीसरा स्टेटमेंट सही है, परमानेंट इंडस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस ट्रीटी। तो चौथा गलत है, तीसरा सही है, तो हमें जवाब मिल जाता है ऑप्शन बी,
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन हु आर आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स, दैट इज ट्रू। And high unemployment rate indicates that large portion of people in the labor force are unable to find work despite actively seeking employment. That is also true. Brahmaputra and Barak River fed by over 50 tributaries. True. Assam location is in tectonically active subduction zone. That is true. इन सब कारणों से फ्लड में का इम्पैक्ट पड़ता है। टेक्टोनिकली एक्टिव होने से क्या है ना कि लैंड थोड़ा सा अपर सॉइल जो है वो थोड़ा लूज हो जाता है, सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है। State's flat alluvial plain and braided river is also reason behind excessive flooding, क्योंकि फिर वहाँ से सिल्ट और सैंड जो है वो जा करके मिलते हैं रिवर बेड में। बट फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग विंटर रेनफॉल, जिस कारण से फ्लड होता है, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।